इसको रीराइट करो, ठीक है, रीराइट करेंगे इसको लिखूंगा मैं माइनस क्यू, इसको भी लिखूंगा माइनस क्यू, और इसको लिखूंगा क्यू प्लस क्यू। एक क्यू उस क्यू के साथ डाइपोल बनाएगा, एक क्यू इस क्यू के साथ डाइपोल बनाएगा। बस ध्यान रखना डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, उल्टा नहीं लिखना है। सो बेसिकली दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल्स। समझे क्या? एक डाइपोल तो ये है, Q1 नहीं है, ये Q कॉमा Q है, ठीक है। दिस इज Q कॉमा Q। अब एक डाइपोल बनता है तुम्हारा ये वाला, एक डाइपोल बनता है ये वाला। देखो एक डाइपोल है P1, एक डाइपोल है P2, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए हम इसको P1 P2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये डाइपोल कैसे बनाए जाएं? तो वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर और एक ऐसा वेक्टर। P2 यूं ड्रॉ होगा, P1 एंगल कितना है दोनों का? 60 डिग्री है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल था। और आपको दो वेक्टर किसी एंगल पर इंक्लाइंड हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाना है। हाँ, इधर होने चाहिए। एक ही बात होती है, इसको ऐसे बनाओ, वो तो टेल टू टेल है। आपको क्या करना है, वो ये करते हैं तो पैरेललोग्राम लगता है, जैसे आप कह रहे हो वैसे करेंगे तो ट्रायंगुलर लगता है, एक ही बात है, सो कोई फ़र्क नहीं। पैरेललोग्राम लगाना हमेशा ट्रायंगुलर लगाने से ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वेक्टर के बीच का एंगल तब सही पता चलता है जब उनको टेल टू टेल ज्वाइन किया जाए। आप ऐसे करोगे ना, आप एंगल गलत लिख दोगे। तो हमेशा जब भी वेक्टर बनाने हैं ना, तो उसको टेल टू टेल ही ज्वाइन करना, तो एंगल सही पता चलेगा। The magnitude of P1 is equal to magnitude of P2 is equal to Q into A। ये ना चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q है, और डिस्टेंस कितना है? A है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। एग्ज़ाम में कभी ये गलती किसी को नहीं करनी है कि ये सेपरेशन A है और हम Q इंटू 2A लिख दें ना, उसमें हम सेपरेशन ही 2A मानते हैं, तो A और 2A का कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस D हो, A हो, 2A हो। P1 अब मैं लिख रहा हूँ नेट P इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 ठीक है, और P इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर cos 60 is 1 by, because P1 is equal to P2, so P2 can be written as P1। कितना आएगा? 3P1 स्क्वायर। P is equal to root 3 P1। P is equal to root 3 P1। The magnitude of P is equal to root 3 into समझ आ रहा है?
समझ आ गया सबको? क्या करना है, किसी एक चार्ज को स्प्लिट करोगे ना तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है 2 की जगह 3 बन जाएं। कैसे? अगर उसको रख दें स्क्वायर पे तो हो सकता है तुम्हें 3 कॉम्बिनेशन बनाने पड़े, 4 बनाने पड़े, कुछ भी, तब दिक्कत हो जाएगा। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया, बट हो सकता है। रुक जाओ, पहले इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन इज सेम, फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बोलो क्या करना है? ठीक है, ठीक है, -5q को डिवाइड करोगे। ठीक है, -5q को किस किस में डिवाइड किया? हाँ, 2 डाइपोल फिर बनेंगे। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, क्या करना है, क्या -5q को क्या डिवाइड करोगे? डिवाइड करके क्या बनाओगे बताओ? -3q -2q करोगे तो एक -3q इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना लेगा, और -2q उस 2q के साथ एक डाइपोल बनाने का, 2 डाइपोल बन जाएंगे। लेकिन केयरफुली, क्योंकि इस पर ना P1 P2 के इक्वल नहीं है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होंगे। एकदम राइट हो जाओ, है ना, दिखना नहीं दोबारा। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या किया, इसको लिख देता हूं मैं ऐसा, -3q -2q 3q 2q। ठीक है, अब एक डाइपोल है तुम्हारा -2q + 2q वाला, ये वाला, ये P1 है, और एक ये वाला है -3q + 3q वाला, ये P2 है, ये वाला P2 है ना, दोनों राइट एंगल पर हैं, तो अच्छा एक तीसरा टर्म नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, P1 और P2 के मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। P1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ए साइड बताया जा रहा है, ये ए है और ये भी ए है, तो जो P1 है वो है तुम्हारा -2q 2q -2q 2q, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2q × a, इसको बोल सकते हैं 2aq, है ना। और P2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 3q × a, इसको लिख सकते हैं 3aq। ठीक है, सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे ही है ना, डाइपोल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज P इज इक्वल टू √of P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर हाँ 2aq स्क्वायर प्लस 3aq स्क्वायर, ऐसे ही कर रहे हो ना।
अब इसके बाद मैं फिर लास्ट वाली लाइन को ना अभी खड़ा करके बाहर निकाल दूंगा, या उससे भी बड़ी बात हो जाएगी तो मैं आगे बिठा दूंगा। या तो वहाँ जाओगे या तो यहाँ आओगे, माइनस प्लस वो बन जाओगे ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, कितना हो गया ये 4a क्यू बाहर कर देते हैं। क्यू ए ही लिखना चाहिए था वैसे इसको। ठीक है, 13 है, क्यू है, क्यू है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना पूरा। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, खासकर एनी पॉइंट वाला बोला था ना मैंने कि एनी पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। अब देखो एनी पॉइंट वाला क्वेश्चन। देखो, जब कभी स्मॉल डाइपोल रखना होगा ना, तो स्मॉल डाइपोल को बनाने के लिए कुछ नहीं करते, बस एक एरो बनाते हैं। डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन p है, p एक वेक्टर है, बस एक ऐसा बना देंगे वेक्टर। आपको समझ जाना है कि ठीक है। अब देखो ये एक डाइपोल रखा हुआ है ना, p है। अब एक पॉइंट है, ठीक है, यहां करके एक पॉइंट है एट एन एंगल ऑफ पाई बाई 3। ठीक है, पॉइंट है ये वाला, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस से। फाइंड आउट एंगल, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। फाइंड आउट एंगल सबटेंडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। Find out angle subtended by electric field at point A from x-axis. Due to a small dipole, at origin. ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है, ढूंढना है पहले कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, और बहुत होशियारी से सॉल्व करना है। इसका आंसर लोग जनरली गलत देते हैं। अब तक जितनी बार भी मैंने दिया इसका ही गलत आंसर निकल कर आया है। एंगल निकालने का फॉर्मूला बताइए पहले क्या है। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल निकालने का फॉर्मूला बताइए। ढूंढो, पिछला वाला क्लास में जाऊं। हाँ, ठीक है, एक फॉर्मूला, एक हिंट दे रहा हूँ। फॉर्मूला बताया था tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ठीक है, इसका यूज़ करना है। ठीक है, इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता, बट इस फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर आएगा। ठीक है, पिछले क्लास का फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। हो गया।
क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, आंसर आसा आया किसी को? बोले, कोई बता सकता है आंसर? ठीक है, करो सॉल्व। मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया है, रिपीटेड इन मैनी एग्जाम्स। बेल बजेगी, कोई अभी भागेगा नहीं, आंसर पूरा करके जाओगे, ठीक है? नहीं, वो समझे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी जा रही है, केवल एंगल पूछा जा रहा है, केवल एंगल पूछा जा रहा है। फाइंड आउट द एंगल सबटेंडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड तुम चाहो तो निकल जाएगी KP/R³ इंटू 1+3 cos स्क्वायर। ठीक है, वो क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूँ, वैसे अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, फील्ड भी निकालो। ठीक है, अगले उसके लिए डिस्टेंस चाहिए होगा, वो डिस्टेंस मैं R बता दूंगा। ठीक है, हाँ, फ्रॉम एक्स एक्सिस। और एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ इसमें, ये डिस्टेंस आपका D है। ठीक है, ये डिस्टेंस D है और उसका मैग्नीट्यूड। फाइंड आउट द एंगल सबटेंडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A फ्रॉम एक्स एक्सिस ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल एट ओरिजिन। ऑल्सो बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए। अब एक की जगह 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब एक की जगह 2 क्वेश्चन हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आसानी से निकल आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बताइए आप पहले। अब आपसे ना फर्स्ट नहीं होगा, आपसे सेकंड हो जाएगा। पहले सेकंड करिए आप, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड निकालिए। कौन सा फॉर्मूला लगता है फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने का, बताइए। KP/D³ √1+3 cos स्क्वायर 60। ये तो लिख सकते हैं ना, KP/R³ √1+3 cos स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये थीटा आपका यहाँ पर है, ये थीटा है, π/3 मान लेता हूँ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। 1 + 3/4। √7/4 KP/D³। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, √7/2 KP upon, this is the magnitude of electric field at this point A due to this dipole kept at origin.
ठीक है, अब मैं एंगल निकाल के दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। हाँ 30, ये समझ में आ गया सबको? नोट कर लिया सबने? ठीक है, अगले पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जरा एंगल निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये सिचुएशन है, यहाँ डाइपोल रखा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको बताया था कि दो कंपोनेंट होते हैं, वो ये वो, और दोनों का रिजल्टेंट बनता है। ये लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, देखो ये है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ में एंगल बनाती है, और ये एंगल है तुम्हारा ठीक है। ये सिचुएशन देखो, अब मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है इस अल्फ़ा का। पहले वो अल्फ़ा समझना है, अल्फ़ा कौन सी लाइन से बनता है। ये जो लाइन होती है ना, इससे जो एंगल बनता है ना, वो अल्फ़ा होता है, और tan अल्फ़ा का एक फॉर्मूला है, यस, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। तो ये फॉर्मूला क्यों ट्राई नहीं किया तुमने? तो ये तो करना था ना, ये तो फॉर्मूला है ना। नहीं आ रहा है। 1/2 tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है ना। हाँ, तो tan अल्फ़ा तो तुम्हारा आ रहा है √3/2। अल्फ़ा में किसी की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2, बट दिस इज नॉट द आंसर। उन्होंने बोला है कि आप तो एक्स एक्सिस से एंगल निकालो। भाई एक्स एक्सिस बनाओगे यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस तो ऐसा बनेगा ना, ये लो, ये एक्स एक्सिस बन रहा है। एक्स एक्सिस तो ये है, वो कह रहे हैं कि फाइंड आउट द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये तो तुमने निकाला है इस लाइन से, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। और ये एंगल कितना है? थीटा है। तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा? अल्फ़ा प्लस थीटा। 90 नहीं, ये कोई परपेंडिकुलर नहीं है ऐसा। मैं तो कह रहा हूँ अल्फ़ा प्लस थीटा बोलो ना सीधा। क्या? हेंस एंगल ऑफ E फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है ना। थीटा कितना है? π/3 है, 60 है, π/3 प्लस tan इनवर्स √3/2। ये आंसर है तुम्हारा। π/3 60 प्लस होगा ना भाई। ये कितना है और ये कितना है? अल्फ़ा। तो E कितना बनाएगा एक्स एक्सिस से? दोनों ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वो डायग्राम में दिख रहा है। तुम एग्जाम में अल्फ़ा निकाल के आओगे, अल्फ़ा आंसर नहीं होगा। और बोला कि एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, तो एक्स एक्सिस से 30 तो 60 तो पहले ही बन गया है, और उससे भी और बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। तो टोटल कितना होगा? 60 प्लस जितना अल्फ़ा है वो। बोलो समझ आ रहा है? कैसे किया? यही आंसर आया, ठीक किया। या कोई ऐसी वैल्यू दे देंगे जिससे 10 की कोई वैल्यू बन जाती हो। भाई 10 की कोई वैल्यू ना बने तो क्या करोगे? तो tan इनवर्स लिखना पड़ेगा ना। मान लेते हैं ये तुम्हारा कुछ आ जाता, √3 आ जाता, या मान लेते 1/√3 आ जाता, तो इसको कुछ लिख देते। तुम क्या लिख देते? तो हो जाता तुम्हारा 60 हो जाता, और 60 तो 120, तो मतलब वहाँ पर कहीं होता। फिर समझ आ रहा है? ठीक है।